नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि पाचन संस्थान के रोगों के विषय की चर्चा चल रही थी, बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो पाचन संस्थान से जुड़े हुए होते हैं। एक रोग एक कारण, लेकिन उन्हीं को अलग अलग भागों में बांटा गया है जो पाचन संस्थान के विशेष रोग माने जाते हैं। जैसे कि हमने आपको अरुचि है, अफारा है, मंद अग्नि है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये सब अलग अलग एक एक क्रम में ये सभी रोग हमारे शरीर में काम करते हैं और हमारे शरीर को जीर्ण करने का काम करते हैं। अगला रोग जो हमारा पाचन संस्थान का है वो गैस ट्रबल। गैस ट्रबल, बहुत गैस बनना, बार बार डकार आना, बार बार पेट फूलना, बार बार शरीर में कहीं किसी अंग को दबाने से तो बार बार डकार शरीर से निकलना, इसे कहते हैं गैस ट्रबल। गैस ट्रबल कोई अपने आप में एक स्वतंत्र रोग नहीं है, यह एक ऐसा रोग है जो कई रोगों के समूह में हमारे शरीर में आता है। अगर अग्निमंद है तो भी गैस ट्रबल हो सकता है, अरुचि है, भूख कम लग रही है या अग्निमंद हो गई है। इसके साथ साथ यदि आपकी अरुचि के साथ साथ आप भोजन पर्याप्त लेते रहते हैं तो भी यह रोग हमारे शरीर में आ जाता है। समझते हैं कि गैस ट्रबल क्या है। पाचन संस्थान में आप सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जब हमारे पाक स्थली में भोजन पहुंचता है, जिसे आमाशय कहा जाता है, स्टमक में हमारा आहार पहुंचता है, उसे पचाने के लिए स्टमक की दीवारों से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और वो भोजन को पचाने का काम करता है। वहीं पर हमारे पैंक्रियास से सीक्रेट जितने भी जूस होते हैं वो सभी मिलते हैं और इसके बाद भोजन का पाचन होने लगता है। तो भोजन के पाक के समय जो वहां के अनेकानेक पाचक रस आपस में मिलते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब केमिकल से मिलता है तो एक रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन के थ्रू जब सारे पाचक रस आपस में मिलेंगे तो उससे हमारे शरीर में रिएक्शन होता है और उससे एक एयर बनती है, एक हवा बनती है, जो हवा हमारे स्टमक से भोजन को आगे ले जाने का काम करती है। लेकिन यही हवा हमारे शरीर में उपद्रव भी करने लगती है, रोग पैदा करने लगती है। क्यों? वो गैस बनी, वो एयर बनी, एयर बनने के बाद अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है यानी कि कब्ज है, बड़ी आंत का रास्ता हमारा ब्लॉक है, तो वो एयर जिसे मलद्वार से शरीर से बाहर जाना चाहिए था, वही गैस हमारे शरीर में रुकने लगती है। यानी कि जो हवा अधोगामी थी, जिसे नीचे की तरफ जाना चाहिए था, वही हवा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। और जब ऊर्ध्वगामी हो जाएगी तो वो जैसे ही बड़ी आंत से आकर के हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, जहां जहां वो गंदी हवा पहुंचेगी वहां पर उनकी दीवारों पर दबाव डालेगी, आंतों की दीवारों पर दबाव डालेगी, स्टमक की दीवारों पर दबाव डालेगी, दर्द पैदा करेगी, सूजन पैदा करेगी, आदि आदि रोग शरीर में पैदा करने का काम वह वायु करती है। तो हमारे मलाशय से क्रॉस होने वाली वो वायु, जिसे अपान वायु कहा जाता है, अगर अपान वायु ऊर्ध्वगामी हो जाती है तो इससे माइग्रेन तक के रोग होने की संभावना बनी रहती है। तो जो पेट की बनने वाली गैस है, तो हमें क्या करना है कि ये गैस कम बने, यानी कि आप ऐसे आहार का सेवन करें जिससे कि रिएक्शन तो हो लेकिन एयर कम बने। अगर आपने ठंडे के साथ गरम, गरम के साथ ठंडा विरोधी जो आहार है उसे किया तो भी ये दिक्कत आ जाएगी। एक रस का अत्यधिक मात्रा में सेवन, अगर आप खट्टा रस है, खट्टा ही खट्टा खाते रहेंगे तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुपित हो जाएगा और इसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा। सिक्रेशन बढ़ जाएगा तो ये भोजन को तोड़ने का काम करेगा, एमल्सीफाइंग इसका काम होता है। तो एमल्सीफाइंग करने के लिए जो अपना वर्क इसका है वो भूल करके ये वहां बुलबुले बनाने लगता है और वही बुलबुले हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे ईसोफेगस में खट्टी डकार आ रही हो, एसिड में जलन हो रही हो। तो ये सारे के सारे कारण हमारे शरीर में दिखने लगते हैं। आचार्यों ने इसके प्रति कहा है कि यदि हमें इन रोगों से बचना है तो सबसे पहली चीज तो हमें अपनी नियमित दिनचर्या को अपनाना होगा। पूर्ण रूपेण हमारा पेट साफ होता है कि नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन जैसे लक्षण हमारे शरीर में तो नहीं है। अगर इन सभी चीजों पर पूर्ण विचार किया जाए तो हम गैस ट्रबल जैसी बीमारी से बच सकते हैं। आज पेंटॉप DSR, रेबीपैराजोल, डोमपेरिडोन, एसिलाक आदि आदि प्रकार की मार्केट में दवाइयां हैं कि आपको अगर ऐसी दिक्कत आती है अब खा लो और वो हमारे शरीर से हवा को रिलीज कर देता है। तो आप ऐसे जीवन भर कब तक दवाई खाते रहेंगे? तो इससे यदि मुक्ति पाना है
तो हमें गैस ट्रबल के परिचय को समझना है। जो परिचय हमने आपको बताया कि पाचन संस्थान में जो रिएक्शन होता है उसके आधार पर हवा बनती है। अगर वही हवा शरीर से निकल जाती है तो कोई दोष नहीं है, वो अपान दोष बन के शरीर से चला गया। लेकिन अगर वही हवा हमारे शरीर में रुकती है तो कहीं ना कहीं से हमारे शरीर में प्रेशर बनाती है और शरीर को फुलाने का काम करती है। भोजन को पचाने की जो क्षमता है उसे भी मंद करने का काम करती है, क्योंकि हवा का स्वभाव आप जानते हैं, या तो आग को जला देना या आग को बुझा देना। तो ये दोनों काम हमारे शरीर में हवा ही करती है। तो जब मलाशय हमारा पूर्ण रूपेण साफ नहीं होगा या मलाशय में मल का पूर्ण पाचन नहीं होगा, मल का भी पाचन होता है, यदि मल का पाचन होकर के शरीर से बाहर नहीं जाएगा तो यही वायु हमको बहुत परेशान करेगी। दैट इज गैस ट्रबल, यही गैस ट्रबल है। इसे समझना बहुत सरल है। अब इसके जो कारण है, कारण शायद पेट के जितने भी रोग हैं, पाचन संस्थान के जितने भी रोग हैं, तो उनके सभी के कारण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अनियमित भोजन शैली, दिनचर्या का पालन न करना, भारी भोजन करना, मानसिक तनाव में जीवन व्यतीत करना, व्यायाम की हीनता, एक रस का अधिक मात्रा में सेवन करना, पकवान अधिक मात्रा में खाना, रात्रि में भरपेट भोजन खाना, दिन में उपवास करना या रात्रि भर जागरण करना, भरपेट भोजन करना और इसके बाद दिन में खाना खा के सो जाना, ये सारे के सारे जो कारण हमारे शरीर में आते हैं वो गैस ट्रबल को पैदा करते हैं, यानी पाचन संस्थान को बेकार करते हैं, अग्नि का विरोध करते हैं, अग्नि को मंद करने का काम करते हैं, अग्नि को तीक्ष्ण करने का काम करते हैं। अग्नि को समप्रकृति में यदि रखना है तो हमें अनियमित जो हमारी दिनचर्या है, जो ऋतुचर्या है, उसे बदलना पड़ेगा। अत्यधिक ठंडे, गरम, मिर्च मसालेदार भोजन का सेवन करना, अत्यधिक मात्रा में नशा आदि का सेवन करना, ये सभी के सभी कारण हमारे शरीर में गैस ट्रबल को पैदा करते हैं। गैस ट्रबल, आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर गैस ट्रबल जैसी समस्या ना हो। हम किसी पेशेंट पे ये देखते हैं कि अगर शरीर में उसके कंधे ही दबाने लगो तो उसके शरीर से डकार आने लगेगी। ये डकार क्या है? क्योंकि वो वायु आपके शरीर में भरी हुई है। गैस ट्रबल हो गया, अफारा हो गया, मंदाग्नि हो गई, तो पाचन संस्थान के बिगड़ जाने के कारण आज हमारा समाज डायबिटीज है, थायराइड है, आदि आदि रोगों से ग्रसित होता चला जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जितने भी पाचन संस्थान के रोग हैं, ये सभी रोग हमारी पांचों प्रकार की वायु को दूषित करने का काम करते हैं। यदि हमारी पांचों प्रकार की वायु दूषित हो जाती है, अपना वर्क नहीं करती है, तो हमारे शरीर में हार्ट के जितने भी रोग हैं ये सभी के सभी पैदा हो जाते हैं। अब यही गैस ट्रबल हमारे अगर सीने में आकर के ये हवा रुकती है तो सीने में दर्द है, एंजाइना पेन है, बीपी को बढ़ा देना है, पल्पिटेशन यानी कि धड़कन को तेज कर देना है, आदि आदि रोगों को पैदा करने का काम करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि गैस ट्रबल क्या है। तो जो आपकी अनियमित भोजन की शैली है, अनियमित दिनचर्या है, यदि इसको बैलेंस कर लेते हैं तो हमें इन रोगों से मुक्ति मिल जाती है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसके जो लक्षण हमारे शरीर में आएंगे, यदि यही गैस ट्रबल कंटिन्यू हमारे शरीर में बना रहा तो ये क्या क्या कर सकता है। सबसे पहला कारण तो ये आपको डकार से समझ में आ जाएगा कि शरीर में अगर डकार बार बार आती है तो ये समझ लीजिए कि अपान वायु जिसे मलद्वार से शरीर से बाहर जाना चाहिए था या नीचे की ओर जाना चाहिए था, तो वो वायु हमारी अपान दोष जो है वो ऊर्ध्वगामी हो गया है, वो हम शरीर को नुकसान करने वाला है। डकारों की अधिकता होगी, हिचकी, हिक्का रोग भी आपको हो सकता है, पेट फूलना है, धड़कन बढ़ना है, सांस फूलना है, सीने में दर्द है, जकड़न है, प्यास की अधिकता है, मुख रोग, कर्ण रोग, नासिका के रोग, आंखों के रोग, सिरो रोग, कोई भी रोग आपके शरीर में आ सकता है। गैस ट्रबल का ही एक कारण है जिसे माइग्रेन के नाम से आप सभी लोग जानते हैं कि यही माइग्रेन रोग है जो हमारे शरीर को अनेक अनेक प्रकार की दवाइयां खाने के लिए मजबूर कर देता है। कुछ रोग ऐसे हैं जिन्हें जानकर के आप खुद में परेशान हो जाएंगे कि गैस हमारे शरीर में कितने रोग पैदा करती है। तो मैंने कहा था वायु के 80 रोग हैं। यदि आपका पाचन संस्थान कंटिन्यू बेकार रहता है तो वायु के 80 रोग और पित्त के 40 रोग, 8 4 12 यानी कि 120 रोगों का समूह आपको कभी भी परेशान कर सकता है। यदि आपका खान पान अनियमित है, दिनचर्या अनियमित है, आपके रहन सहन में, आहार विहार में कोई संशोधन नहीं हो रहा, तो इसका तात्पर्य है कि आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डायबिटीज से, कोई ना कोई थायराइड से, कोई ना कोई नाना प्रकार की
बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। जैसे पेट में दर्द है, अनिद्रा है, बेचैनी है, घबराहट है, पेट में जलन है, सीने में जलन है, बवासीर है, फिसर है, फिस्टुला है, भगंदर है, ये सभी के सभी रोग आपको हो सकते हैं। मुख का स्वाद खराब रहना, आंखों की रोशनी चली जाना, नेत्रों में मोतियाबिंद जैसे कंडीशन पैदा कर देना, ये क्या है? ये हमारी वायु है जो जबरदस्ती किसी चीज को धकेल करके उस स्थान पर पहुंचाती है जहां उसकी कोई आवश्यकता नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि यदि हम ऋतु के अनुसार हमें किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने सारंगधर संहिता में, भाव प्रकाश में और भंगसेन संहिता में, भंगसेन संहिता, भाव प्रकाश एवं सारंगधर संहिता में एक सूत्र आता है कि यदि हम ऋतुओं के अनुसार अपने जीवन शैली को बना करके रखते हैं तो हम एक रोग नहीं असाध्य रोगों से भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक सूत्र उन्होंने दिया कि 2 ऋतुएं ऐसी होती हैं जिसमें शरीर की खूब सफाई करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है 99% लोग इसी समय शरीर को गंदा करते हैं, जैसे शरद ऋतु और बसंत ऋतु। सार देतो बसंते देहम शुद्धो विरयचेते, ये एक सूत्र हमारे ऋषियों ने दिया है कि सार देतो बसंते देहम शुद्धो विरयचेत, यानी कि शरद एवं बसंत ऋतु में व्यक्ति को शरीर की सफाई करनी चाहिए, यानी कि पलटी करनी चाहिए, पेट साफ करना चाहिए, शरीर में मालिश करके शरीर से पसीना निकालने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि शरीर को हमें शुद्ध करना है। तो ऐसी चीजों का सेवन करें। भगवान का तो बहुत बड़ा हम आप लोग धन्यवाद नहीं दे सकते। भगवान के द्वारा बनाया गया एक क्रम हम लोगों को जो मिला है, ये बसंत ऋतु चल रही है तो बसंत ऋतु के माध्यम से व्यक्ति को क्या नहीं खाना चाहिए, आप वो वीडियो जरूर देखें। और बसंत ऋतु में जितने भी रोग होंगे, इस बात को आप नोट करके रख लीजिए कि जितने भी रोग होंगे या तो वो पित्त के होंगे, या वो पित्त और कफ के होंगे, या फिर केवल कफ के होंगे। इन 3 के अलावा कोई भी रोग अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया है। तो हम प्रतिदिन 50 से 60 मरीज देखने के बाद ये हमारा गणित बिल्कुल फिक्स है कि बसंत ऋतु में यदि आपको स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जीना है तो हमें ऐसी चीजों का सेवन करना है जो हमारे शरीर से कफ को शांत करे एवं पित्त को सम करने का काम करे। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नीम की कोपल, ये प्रकृति की व्यवस्था है। इस समय सभी पेड़ जितने भी हमारे लिए औषधि गुण रखते हैं, जो हमारे शरीर में पित्त और कफ को शांत करने का काम करते हैं, उन सभी वृक्षों में कोंपलें आ जाती हैं। और जो पेड़ ऐसे हैं जो बसंत में हमारे यूज में नहीं आते या ग्रीष्म ऋतु में हमारे यूज में नहीं आते, तो उनके पत्ते झड़ने लगते हैं। तो ये ऋतुओं का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो यदि आप नीम की पत्ती का सेवन करते हैं, वासा यानी अड़ूसा, यदि आप बहुत खांसी, दमा, अस्थमा से बहुत परेशान है, कफ भी आपका सेट नहीं हो रहा, कफ शरीर से निकलता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप शरीर को ठंडा करने का काम करें। यदि आप कफ निकलने से परेशान हैं तो शरीर को ठंडा करें। यदि आप कफ नहीं निकल रहा है तो भी आप शरीर को ठंडा करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि शरद ऋतु से ग्रीष्म ऋतु के मध्य की जो ऋतु है उसे बसंत कहा गया है। तो बसंत के वीडियो को आप देख करके इससे बच सकते हैं। चर्चा चल रही थी गैस ट्रबल। गैस ट्रबल एक ऐसी बीमारी है, यदि ये शरीर में हमारे बनी रहती है तो अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में छोड़ करके जाएगी, जिससे निपट पाना बहुत कठिन है। तो हमने आपको गैस ट्रबल का परिचय, कारण एवं लक्षण ये तीनों बता दिए। अब हमारी तरफ से जो आपको घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं, घरेलू नुस्खे आपको इतना अच्छा काम करेंगे यदि आप इसे पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करते हैं, ऋतु के अनुसार, दिनचर्या के अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, तो ये छोटे छोटे नुस्खे आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। पाचन संस्थान के लिए कुछ विशेष नुस्खे हमारे सारंगधर संहिता में, भाव प्रकाश में दिए हैं, वही हम आप तक शेयर कर रहे हैं। फर्स्ट उपाय हमारा यो है, यदि आप गैस से बहुत परेशान है, शरीर के किसी भी अंग को दबाते हैं और डकारें आने लगती हैं, किसी भी अंग में थोड़ा सा जकड़न दर्द होती है, वहां पर हम प्रेशर डालते हैं तो वहां से हवा निकलने लगती है, गैस बाहर आने लगती है। तो ये सारी की सारी कंडीशनों से यदि हमें जीतना है तो इसके लिए हम बहुत अच्छी दवाई का यूज कर सकते हैं, वो है सौंठ और हरड़। सौंठ का चूर्ण बना लें और हरड़ का चूर्ण बना लें, छोटी हरड़, हरित की, इन दोनों को सम भाग लेकर के आप
आवश्यकता अनुसार, स्वाद के अनुसार काला नमक, सेंधा नमक मिला करके रख लें और इसे खाने के साथ आधा चम्मच प्रतिदिन खाएं, दोनों टाइम के खाने में। यदि 3 बार आप खाते हैं तो 3 बार भी इसे बीच में लें। इससे क्या होगा, आपके शरीर में जो वो फ्री एयर बन रही थी, जो आपके शरीर में बुलबुले बन रहे थे, ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अग्नि तीव्र होगी, भोजन शीघ्रता से पचेगा, तो ये सारे के सारे रोगों से आप बचे रहेंगे। एक और विशेष बात आचार्यों ने कही है, वो है यदि आप पाचन संस्थान के रोगों से बहुत परेशान रहते हैं, पाचन संस्थान के रोग आपको बहुत परेशान करते हैं, तो इसके लिए करेला का यूज बहुत अच्छा बताया गया है। यदि आप अपने आहार में करेला की सब्जी खूब खाते हैं, करेला का जूस आप लेते हैं, करेले के पत्तों को पीस करके आप 1 चम्मच लेते हैं, तो इससे कॉन्स्टिपेशन से आपको निजात मिलेगी, अग्नि की तीव्रता हो जाएगी। तो यदि आप गैस से बहुत परेशान हैं तो करेले का यूज, और ग्रीष्म ऋतु आ रही है, करेले का बहुत अच्छा यूज आपके लिए हो सकता है और इस समय करेला भी भरपूर मात्रा में मिलता है, तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप करेले का सेवन करें। करेले की जो तासीर है वो शीतल है, ये हमारे शरीर में कोई भी उपद्रव ऐसा नहीं करती जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो। तो करेले का जूस है, करेले की सब्जी आप खूब खाएं। यदि आप पेट से दुखी रहते हैं, पाचन संस्थान के रोगों से आप परेशान हैं, तो पाचन संस्थान का कोई भी रोग होगा, यदि आप करेले का यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। इसके बाद जो तीसरा नुस्खा हमारा है, अजवाइन, जीरा, काला नमक, इन तीनों को महीन पीस करके चूर्ण बना लें और भोजन के साथ आप आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाएं। इससे भी आप गैस ट्रबल से बच सकते हैं, अरुचि, अफारा आदि रोगों से बच सकते हैं। एक विशेष क्रिया हमारे शरीर में होनी चाहिए जो व्यक्ति को खाने के बाद हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए, वो कौन सी है? वज्रासन। यदि आप भोजन करने के बाद 5 से 10 मिनट वज्रासन का पालन करते हैं, वज्रासन में बैठ करके आप रिलैक्स हो जाते हैं, तो इससे आपकी वायु जो ऊर्ध्वगामी हो गई थी वो वायु आपकी अधोगामी हो जाएगी, यानी कि जो वायु ऊपर की ओर जा रही है वो वायु नीचे की ओर हो जाएगी और इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो यदि आप पाचन संस्थान के रोगों से ग्रसित रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि भोजन करने के समय आप पानी का यूज ना करें, अधिक मात्रा में पानी ना पिएं, खाने को खूब चबा चबा करके खाएं। वैसे 32 बार का एक नियम है कि हर एक निवाले को 32 बार चबा करके खाना चाहिए, तो ये तो नहीं कोई कर पाता है, लेकिन हाँ उसे ऐसा कर दें ताकि उसमें सलाइवा पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। हमारे पेट की एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए मुंह की सलाइवा पर्याप्त है, इसलिए सलाइवा हमारी एल्कलाइन है। यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो यदि हम भोजन चबा चबा के करते हैं और भोजन के साथ अधिक मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, कब क्या खाना चाहिए इस पे विचार करते हैं। विरोधी आहार नहीं करते, जैसे अभी हमने खट्टा खाया है तो हम दूध का सेवन नहीं करते हैं, तो विरोधी आहार हम नहीं लेंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे, एयर कम बनेगी, धीरे धीरे करके हमारा गैस ट्रबल हमारे शरीर से खत्म होने लगेगा। यदि पाचन संस्थान को सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, जब जो खाओ पच जाए, अगर ऐसी कंडीशन पैदा करनी है तो आप 2 गिलास पानी को हल्का गुनगुना करें और उसमें कागजी नींबू निचोड़ दें, फिर इसके बाद उसे सिप करके धीरे धीरे पिएं। यदि आप इसका सेवन रेगुलर करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो इससे आपको धीरे धीरे करके आपके पाचन संस्थान के सभी रोग धीरे धीरे करके शांत होने लगेंगे। अब बहुत से लोगों की कंप्लेन ये होगी कि यदि हम सुबह पानी नींबू पानी लेते हैं तो हमें जुकाम हो जाता है। उसका कारण है कि आपने जुकाम जिस समय होना चाहिए था उस समय शरीर से कफ को नहीं निकलने दिया है। तो आप जब भी कुछ ऐसा विटामिन सी युक्त लेंगे, क्योंकि विटामिन सी हमारे शरीर से जमा कोलेस्ट्रॉल को और जमा कफ को निकालने का काम करती है, तो जैसे ही हम विटामिन सी युक्त आहार लेते हैं तो धीरे धीरे करके जैसे हम विटामिन सी युक्त आहार लेंगे तो हमारे शरीर से कफ निकलने लगता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए गैस ट्रबल जैसी बीमारी से ही नहीं अपितु अपने जितने भी पाचन संस्थान के रोग हैं उन सभी रोगों से आपको मुक्ति मिल सकती है। विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आपका स्वागत है। इसी तरह पाचन संस्थान के एक एक करके रोग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो देख करके पूरी अच्छी तरीके से परिचय अपने शरीर में देखें कि मुझे किस कारण से रोग की उत्पत्ति हुई है। मैं बार बार वही चीज कहूंगा, यदि हम रोग के मूल कारण पर काम करेंगे तो भविष्य में हमको रिपीटेड मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि हम केवल दवाई और दवाई के नेचर पे या डॉक्टर के भरोसे पर दवा लेते रहेंगे
तो इससे हमारा भला होने वाला नहीं है। एक रोग शांत होगा और दूसरा रोग हमारे शरीर में जन्म लेकर के आ जाएगा। तो अपने रोग की उत्पत्ति का स्थान ढूंढें, उसके अनुरूप दिनचर्या का पालन करें, आहार विहार सुधारें, योग व्यायाम आदि का सेवन करें। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपके शरीर में जादुई कमाल हो रहा है और आपका रोग धीरे धीरे करके नष्ट होने लगेगा। तो नियमित दिनचर्या का पालन करके हम विषम रोगों से बच सकते हैं। पाचन संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई देता है। यदि पाचन संस्थान हमारा गंदा हो गया तो धीरे धीरे करके हमारा पूरा शरीर गंदा हो जाएगा। हर सेल हमारे शरीर की डैमेज होने लगेगी, हर ऑर्गन हमारे शरीर का डैमेज होने लगेगा, हार्मोनल पैनल बेकार हो जाएगा। तो इन सभी चीजों से यदि बचना है तो आए हमारे साथ विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र में। हम आपका स्वागत करते हैं। एक एक करके रोग को समझें, रोग के कारण, लक्षण एवं घरेलू उपाय करके आप रोग से मुक्ति पा सकते हैं। अपनी विषम परिस्थिति या किसी बीमारी से हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर से अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें अपनी बीमारी से परिचित करवाएं और अपनी प्रकृति एवं रोग को जाने, घर बैठे पूर्ण समाधान प्राप्त करें। विदा लेते हैं इसी के साथ। जय आयुर्वेद, जय भारत माता।